नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो अब तक हम 18 क्लासेस इस महा मैराथन सीरीज़ की कर चुके हैं और आज की हमारी 19वीं क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी उपन्यास। तो हिंदी गद्य आपका शुरू हो चुका है। पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है? पिछली 2 क्लासेस में हम हिंदी कहानी को जो है पढ़ चुके हैं। हिंदी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो हिंदी कहानी नहीं पढ़ा है। इससे पहले हम कविता, हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सारी जो है कविता वाला जो हिस्सा है वो करीब 15-16 क्लासेस में कर चुके हैं और 2 क्लासेस हम गद्य की भी कर चुके हैं। उसमें कहानी वाली यूनिट आपकी हो चुकी है और आज हमने पढ़ना है हिंदी उपन्यास। तो जुड़िए आप लोग फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इस टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं देखी है इसकी सीरीज़ की, तो इसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी LT मैराथन नाम से। LT मैराथन नाम से टॉप पर वो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वो वाली भी एक आप देख सकते हैं। और इस परीक्षा से संबंधित यानी कि LT से संबंधित जो आपकी रणनीति से संबंधित, स्ट्रेटजी से संबंधित, सिलेबस और किस तरह से क्या क्या पढ़ना चाहिए, बुक लिस्ट क्या हो, इसका वीडियो हमने कल ही डाला। तो इस तरह की वीडियोज़ आपने देखनी है तो एक और प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है LT प्रिपरेशन नाम से, LT प्रिपरेशन नाम से। तो वहाँ उस वाले प्लेलिस्ट को भी आप जो है देख सकते हैं। उसके कुछ वीडियोस यानी कि सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वहाँ भी जो है आपके लिए यानी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हुए हैं उसमें, और भी तरह से सिलेबस डिस्कशन है, बुक लिस्ट क्या हो, किस किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस किस चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, NCERT कैसे पढ़नी चाहिए, ये सारे वीडियोस हम उसमें बना चुके हैं। तो उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा और LT मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जो ये 2000 प्रश्नों की मैराथन चल रही है उसके सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब आप उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक संख्या में जुड़ चुके होंगे। तो अब मैं जो है आज का पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ हिंदी उपन्यासों से संबंधित। और पहला क्वेश्चन जो है आसान सा क्वेश्चन है कि देवरानी जेठानी की कहानी ये किसकी रचना है, यानी कि ये किसका उपन्यास है। यहाँ पे क्योंकि उपन्यास वाली यूनिट है तो यहाँ से रचना का मतलब आप उपन्यास से लेंगे। तो किसका उपन्यास है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, गौरी दत्त, लाला श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो देवरानी जेठानी की कहानी ये जो उपन्यास है, तो ये जो उपन्यास है आपका ये है पंडित गौरी दत्त का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। गौरी दत्त जी का उपन्यास है आपका देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है ना, जानते होंगे आप लोग, सबको ही जानता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत है। देखिए एक तरफ आपके उपन्यासों की लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ उपन्यासकार दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन सा जो है मेल है इसमें वो असंगत है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप कि असंगत यानी कि कौन सा जो है मेल ठीक नहीं है उपन्यास और उपन्यासकार का। ठीक है, तो ए है आपका देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास या फिर श्यामा स्वप्न बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, श्यामा स्वप्न बालकृष्ण भट्ट। तो कौन सा वाला जो है सही उत्तर है बताओ आप लोग फटाफट से। ऑप्शन नंबर 2 का इसका सही उत्तर है असंगत जो आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। श्यामा स्वप्न जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो श्यामा स्वप्न रचना है ये है आपकी ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठीक है ना, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। बाकी के मेल आपके लिए बिल्कुल ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त पहले क्वेश्चन में भी किया हमने, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का क्या है? नूतन ब्रह्मचारी इनका एक उपन्यास है। रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के हैं। आगे हमने पढ़ने हैं अभी बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास, अभी लिखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अभी हमने चर्चा की कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, यानी कि किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी ये उपन्यास है आपका ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट का। तो बालकृष्ण भट्ट के अन्य उपन्यास भी आप देखिए, एक मिनट। ठीक है, एक तो है आपका रहस्य कथा, रहस्य कथा। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। और एक ये जो है ये जो उपन्यास था सद्भाव का अभाव, ये सद्भाव का अभाव ये अधूरा रह गया था। ठीक है ना, ये अधूरा था यानी कि इससे पहले ही संभवतः इनकी मृत्यु हो गई होगी बालकृष्ण भट्ट जी की। तो सद्भाव का अभाव एक और ये रचना है, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है ना, तो ये हैं आपके बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास। अभी हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित उपन्यासों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लज्जाराम मेहता का उपन्यास नहीं है। लज्जाराम मेहता का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? धूर्त रसिकलाल, बिगाड़े का सुधार, ठेठ हिंदी का ठाठ या फिर आदर्श हिंदू। तो
बताइए कौन सा जो है सही उत्तर। लज्जाराम मेहता का उपन्यास नहीं है, और ऑप्शन जो दिया गया है वो रिलेटिवली आसान दिया गया है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये किसका है, ये हरिऔध जी का उपन्यास है। छोटा सा उपन्यास है, कई बार इसको कई लोग जो है कहानी भी मानते हैं क्योंकि लघु उपन्यास है ये, ठीक है ना। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये जो हरिऔध जी का है। बाकी के 3 लज्जाराम मेहता के, धूर्त रसिकलाल, बिगाड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, इसके अलावा एक आदर्श दंपति आता है इनका, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये सारे जो है सुशीला विधवा, ये सारे लज्जाराम मेहता के हैं। प्रमुख आप लोग ये 2-3 याद रखिएगा, धूर्त रसिकलाल, बिगाड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, ठीक है ना। तो लज्जाराम मेहता इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रणयिनी परिणय किसकी रचना है। प्रणयिनी परिणय किसकी रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, प्रेमचंद या फिर हरिऔध। प्रणयिनी परिणय किसकी रचना है, ठीक है। तो प्रणयिनी परिणय रचना है आपके किशोरीलाल गोस्वामी जी की, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है प्रणयिनी परिणय, ठीक है, याद रखेंगे आप। किशोरीलाल गोस्वामी जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार कहा, यानी कि प्रथम जो, यानी कह सकते हैं प्रथम फेमस जो उपन्यासकार हुआ हिंदी के, तो किशोरीलाल गोस्वामी हुए थे, ठीक है ना। तो शुक्ल जी ने क्या कहा इनके लिए, किशोरीलाल गोस्वामी के लिए, कि क्या है ये हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार है। यानी उपन्यासकार तो इनसे पहले भी रहे, लेकिन प्रतिष्ठित यानी कि फेमस, क्योंकि इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की थी, ठीक है ना। अब 65 के 65 तो नाम याद हो नहीं सकते हैं, करने भी नहीं है, 1-2 नाम जरूर याद रखने हैं। प्रणयिनी परिणय उनमें से एक है। प्रणयिनी परिणय, अंगूठी का नगीना, इस तरह से 1-2 नाम आपने, और जैसे स्वर्गीय कुसुम वा कुसुम कुमारी, एक ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये है प्रणय किशोरीलाल गोस्वामी का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रकांता किसका उपन्यास है। ये बहुत फेमस उपन्यास है भाई चंद्रकांता, ठीक है। और इस उपन्यास के बारे में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि जो नॉन हिंदी लोग थे, यानी कि गैर हिंदी लोग, जो यानी कि हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे, जो उर्दू फारसी की परंपरा के लोग थे या दक्षिण भारत के लोग थे, उन्होंने जो है जब ये फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ ये चंद्रकांता उपन्यास, कि जो गैर हिंदी भाषा वाले लोग थे उन्होंने जो है हिंदी सीखना शुरू किया केवल और केवल इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। ये जो है मतलब बात चलती है, ठीक है। तो बताइए चंद्रकांता जो है उपन्यास किसका है। किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर ब्रजनंदन सहाय। तो चंद्रकांता ये जो उपन्यास है ये है आपका बी, जो बी जवाब जो दे रहा है, जो बी कमेंट कर रहा होगा उसका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपन्यास परंपरा में जासूसी उपन्यासों का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हिंदी उपन्यास परंपरा में जासूसी उपन्यासों का जनक, जासूसी उपन्यास मतलब डिटेक्टिव वाले जो उपन्यास होते हैं ना, जिसमें जो है मतलब केस आता है, उसकी मिस्ट्री होती है और उसको सुलझाया जाता है, उस तरह के जो उपन्यास होते हैं, जो मतलब अगर आपने कहीं देखा होगा तो जो रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टेशन के बाहर एक ज़माने में खूब बिकते थे, ठीक है। और उपन्यास तो अब पुराना हो गया, अब तो जो है उस पर आधारित वेब सीरीज़ और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो एक शो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा प्रसिद्ध शो आता था CID नाम से, ठीक है ना। तो वो CID क्या है, वो एक तरह का जासूसी और उस तरह पर आधारित उपन्यास, मतलब वो कह सकते हैं शो है, ठीक है। तो इस तरह के ही उपन्यास जो है लिखे जाते थे, और उन जासूसी उपन्यासों का जनक किसको कहा जाता है, तो वो आपका सही जवाब है इसके लिए गोपाल राम गहमरी, ठीक है। और जासूसी उपन्यासों के नाम कैसे कैसे होते थे ये ज़रा देखते हैं हम, ठीक है। 1-2 नाम देखो जरा से, जैसे अद्भुत लाश, ऐसा एक उपन्यास का नाम है, अद्भुत लाश। ये गोपाल राम गहमरी जी का ही एक उपन्यास है, अद्भुत लाश। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि ऐसा लग सकता है कि जो है बहुत रहस्यात्मक तरीके से किसी की हत्या हुई होगी, और फिर जो है जो डिटेक्टिव लोग हैं और फिर जो है वो केस जो है मिस्ट्री उसकी सॉल्व होती है, इस तरह का जो उपन्यास होता है। जैसे एक और उपन्यास है खूनी कौन, तो खूनी का पता लगाएगा, फिर डिटेक्टिव होगा या पुलिस होगा या जो भी होगा। तो इस तरह के जो उपन्यास होते थे उनको जासूसी उपन्यास कहते थे, और हिंदी साहित्य में एक परंपरा चली थी, उसके प्रवर्तक जो है गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी जी को हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। अब आर्थर कॉनन डॉयल कौन है, आर्थर कॉनन डॉयल, आप लोगों ने एक शो के बारे में सुना हुआ होगा,
शर्लक होम्स, शर्लक होम्स, HOLMES, शर्लक होम्स, ये एक शो आता था। तो आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यासों पर आधारित ये शो है। तो उनका जो है ये शर्लक होम्स नाम का जासूस है और वो जो है उनमें जो है इनके उपन्यासों में केसेस सॉल्व करता है। तो इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है, इस तर्ज पर कि आर्थर कॉनन डॉयल भी जो है अंग्रेजी में बहुत प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासों के लिखने के बहुत जो है मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो हिंदी के आर्थर कॉनन डॉयल माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सौंदर्योपासक किसका उपन्यास है? सौंदर्योपासक ये भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में। ठीक है, तो सौंदर्योपासक जो है ये उपन्यास किसका है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, राधाचरण गोस्वामी या फिर ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, ये ब्रिज नहीं ब्रज होना चाहिए था वैसे, क्योंकि किताबों में यही देखा जाता है ब्रजनंदन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, ब्रजनंदन सहाय। तो ब्रजनंदन सहाय जी का ही उपन्यास है आपका सौंदर्योपासक, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। यानी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 12-15 प्रसिद्ध उपन्यासों में एक सौंदर्योपासक भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। क्वेश्चन को ठीक से समझिए, मूल रूप से हिंदी में, यानी कि ये जो है सीधे सीधे हिंदी में ही लिखा प्रेमचंद ने। आप लोग जानते होंगे कि प्रेमचंद ने जो अपने लेखन की शुरुआत की थी वो उर्दू में की थी। ठीक है ना, और उर्दू से फिर वो हिंदी में जो है उन्होंने आना शुरू किया था। तो इससे पहले यानी कि कुछ उपन्यास, इस उपन्यास से पहले जो हम पढ़ेंगे अभी, उस उपन्यास से पहले जो उपन्यास ये लिखते थे वो मूल रूप से उर्दू में लिखे गए थे और बाद में उनका हिंदी में जो है यानी कि अनुवाद हुआ था, उनका ट्रांसलेशन हुआ था। लेकिन वो उपन्यास बताना है आपको इस प्रश्न में जो मूल रूप से हिंदी में पहली बार लिखा गया, यानी कि जो हिंदी में ही लिखा गया मूल रूप से। ठीक है, तो बताना है सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि या फिर कायाकल्प। तो इसका सही जो उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपको बता रहा हूँ मैं, कायाकल्प। ठीक है ना, तो डॉक्टर नगेंद्र, देखिए मैं आपको जो है जो भी जानकारी देता हूँ, जो भी प्रमाण, जो भी मतलब यहाँ पे तथ्य लेकर के आता हूँ, फैक्ट लेकर के आता हूँ, वो किसी गाइड से उठा करके नहीं लाता हूँ। ठीक है, हालांकि गाइड भी देखता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गाइडों में कभी कभी जो है गलत दिया हुआ होता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे से कोई पढ़ता है, दृष्टि से कोई पढ़ता है, कोई किसी से पढ़ता है, तो मतलब वो सारी गाइड हैं, अशोक तिवारी वगैरह, जो कल की वीडियो में आपको बताई थी मैंने। ठीक है, लेकिन प्रामाणिक सोर्सेज से मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। जैसे डॉक्टर नगेंद्र हो गए, आचार्य शुक्ल हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, बच्चन सिंह हो गए, इन सारे जो प्रामाणिक इतिहासकार हैं उनके किताबों से जो है सोर्स की सामग्री आपसे लेकर के आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो है मेरी जो है इन सोर्सेज पे, इन तथ्यों पे जो है भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रामाणिक रूप से मैं पढ़ाता हूँ आपको, किसी गाइड से नहीं पढ़ाता हूँ, ये गाइड वाला चैनल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के आप आश्वस्त हो सकते हैं। तो मूल रूप से हिंदी में जो है जो लिखा गया वो कायाकल्प लिखा गया, और ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के जो भी उपन्यास थे, सेवा सदन हो गया, वरदान हो गया, गबन हो गया, ठीक है, ये सारे उपन्यास जो है पहले उर्दू में छपे थे। ठीक है ना, और कायाकल्प ऐसा पहला उपन्यास था जो 1926 में आया था, और ये सीधा सीधा प्रेमचंद जी ने हिंदी में ही लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद का नाम धनपत राय और नवाब राय दोनों चलते हैं। धनपत राय उनके पिताजी ने दिया, नवाब राय उनके ताऊ जी ने दिया शायद, है ना। तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, दया नारायण निगम या फिर श्रद्धाराम फिलौरी। तो सही उत्तर क्या है इसका? बताओ भाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दया नारायण निगम। तो ये कौन है ये महोदय दया नारायण निगम? उर्दू में एक प्रसिद्ध पत्रिका है ज़माना। ठीक है, ज़माना पत्रिका में जो है प्रेमचंद जी खूब छपते थे। ठीक है, तो ज़माना पत्रिका के जो है ये संपादक थे। ठीक है, उर्दू में छपता था। ठीक है, ज़माना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम। तो उन्होंने जो है प्रेमचंद नाम दिया था धनपत राय को। पहले ये धनपत राय नाम से लिखते थे उर्दू में, और फिर इन्होंने जो है प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया हिंदी में। दया नारायण निगम ने जो है ज़माना पत्रिका के जो संपादक थे उन्होंने नाम दिया इनको प्रेमचंद। ठीक है ना, प्रेमचंद्र मत कर देना कोई। ठीक है, अब तो आप खैर LT बनने वाले हैं, तो इतनी उम्मीद मैं कर रहा हूँ आपसे कि जो है प्रेमचंद का नाम आप लोग कम से कम जानते होंगे ठीक ठाक रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पेशल यानी कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि दून क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए नई बैच LT हिंदी के हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और दून क्लासेस में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर मौजूद होगा। ऑनलाइन की जो क्लासेस चलती हैं हमारी दून क्लासेस ऐप पर चलती हैं। दून क्लासेस इस नाम से ऐप आता है, करीब 91 MB का ऐप है।
वो आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर LT हिंदी नाम का कोर्स है, तो ऑनलाइन वाले यहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो LT हिंदी आप ये कोर्स ले सकते हैं। बैच शुरू हो रहा है थर्सडे को, यानी कि आज तो मंडे है, 22 फरवरी 2024 से थर्सडे यानी कि गुरुवार से जो है आपके लिए नए बैच हम लोग ला रहे हैं। 3 दिनों का 3 डेज डेमो जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 डेज डेमो यानी कि 3 दिन का फ्री जो डेमो होता है, आप मूल्यांकन करेंगे कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है मुझसे, ठीक है। तो मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आप लोग जानते होंगे मेरा नाम, तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे क्योंकि चैनल का नाम ही मेरे नाम पर है, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको, चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में भी देखते होंगे। तो इसमें आपको जो है ऑनलाइन माध्यम पर तो वीडियो क्लासेस मिलेगी, लाइव भी होगी और रिकॉर्ड भी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उसमें PDF के रूप में ऐप के अंदर ही, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी साथ में वीकली उस पर होगी, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ आपको चलेगी ही चलेगी, ठीक है। और डाउट आपके समय समय पर सॉल्व करते रहेंगे। तो जो भी आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, तो डाउट सॉल्यूशन के लिए जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके जो है मैसेज का जवाब ज़रूर देता हूँ, या क्लास में भी कोई पूछता है तो ज़रूर जो है उस तरह से टूल अवेलेबल रहता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका डाउट सॉल्व होगा या नहीं, आपसे बातचीत करेंगे या नहीं, रेगुलर बेस पे होती है वो सारी बातचीत। और ऑफलाइन वालों के लिए भी ये सुविधा मौजूद है, ऑफलाइन वालों के तो रहती है ज़्यादातर। ऑफलाइन वालों के लिए जानकारी है सुबह 8 से 9 ये जो है मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड साथ में ही होती है, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो कैमरा वीडियो सेटअप के माध्यम से जो है ऑनलाइन में और वैसे ऑफलाइन में क्लासेस चलती हैं। तो थर्सडे से आप लोग जो है डेमो के लिए आ सकते हैं 3 डेज़, जो करणपुर में DAV चौक के पास जो है दून क्लासेस है, तो वहाँ पर जो है आप बड़े होर्डिंग आपको दिख जाएंगे दून क्लासेस के, ठीक है। प्रतिष्ठित संस्थान है, जानते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो किसी का भी पूछेंगे तो आपको जो है बता दिया जाएगा। तो दून क्लासेस में आप लोग आइए, ठीक है। और 2 LT हिंदी के नई बैच आपके लिए प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, और कॉन्टैक्ट जो है आप इन 2 नंबरों पर भी कर सकते हैं। ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये दून क्लासेस के ऑफिस के नंबर है, ठीक है, वहाँ के मैनेजमेंट के नंबर है। और ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ वैसे, 9557049563। इस नंबर पे आप जो है कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इन पर आप मैसेज करिए मुझ पर। मुझे अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, और यहाँ पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा, ठीक है। कॉल उठा पाने में मैं समर्थ नहीं होता हूँ क्योंकि अन्य व्यवस्थाएँ होती हैं, तो कॉल उठा पाना जो है संभव नहीं होता है, क्योंकि हर घंटे में अगर 10 कॉल आएंगी तो फिर कैसे व्यक्ति और काम कर पाएगा, ठीक है। तो मैसेज कर देंगे तो मैसेज में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है, हर डाउट का सॉल्यूशन। और मुझे पता है कि क्या क्या आप लोग पूछने वाले हैं, तो जो भी क्वेरी आपने पूछनी है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है अनाउंसमेंट थी, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है वो डेमो दे सकता है, और जो ऑनलाइन वालों के लिए जो डेमो मिलेगा वो यूट्यूब पर वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। लगातार 3 दिन की डेमो जो है वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ऑफलाइन वालों के लिए तो आप आ करके अटेंड करके भी जो है देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको हाइब्रिड लेना है वो हाइब्रिड भी ले सकता है, ऑनलाइन भी ले और ऑफलाइन भी ले, ठीक है। उसका भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, या तो ना पीछे जा करके 10 सेकंड आप जो है कॉन्टैक्ट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे दोबारा आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास है। अब हम प्रेमचंद पे बात करने लगे हैं, तो वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, ठीक है। प्रेमा, सेवा सदन, वरदान या फिर गोदान। तो वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित जो उपन्यास है वो है सेवा सदन, ठीक है ना। सेवा सदन की जो थीम है, जो विषय वस्तु है वो है वेश्यावृत्ति की समस्या पर है, ठीक है। कि कैसे कैसे जो है स्त्रियां जो है अपनी अपनी परिस्थितियों की वजह से वेश्यावृत्ति के दलदल में धंस जाती हैं, और वहाँ जो है उनका शोषण होता है। और फिर उसको लेकर के प्रेमचंद जी ने इसमें एक सॉल्यूशन भी बताया है कि सेवा सदन की स्थापना करनी चाहिए। थोड़ा सा गांधीवाद का प्रभाव है, हालांकि जो विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा या डेप्थ में अगर किसी ने स्वाध्याय किया होगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको पता होगा कि गांधी जी का प्रभाव किस तरह से प्रेमचंद पर शुरुआत में था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फिलहाल जो है सेवा सदन वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखिए, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है। निर्मला, गबन, कर्मभूमि या फिर गोदान। तो दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित जो है वो है निर्मला उपन्यास, ठीक है ना। अनमेल विवाह से संबंधित है ये निर्मला उपन्यास, ठीक है ना। और उपन्यास देखेंगे, गबन जो उपन्यास है ये कह सकते हैं मिडिल क्लास, मध्य वर्ग की
यानी महत्वाकांक्षाओं पर आधारित उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास किसान जीवन जमींदारी प्रथा से आधारित। गोदान भी यही है। ये गोदान तो खैर आप लोग जानते होंगे, इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और भारतीय किसान जीवन की महागाथा आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक की थीम आपने जरूर याद करनी है। प्रेमचंद के केवल उपन्यासों का नाम याद करके काम नहीं चलेगा, थोड़ा उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा उपन्यास यानी कि किस विषय वस्तु को धारण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में हुआ है? कि दिखावा और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, समस्या आ जाती है। त्रासदी का नाटकीय चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में हुआ है? तो इस उपन्यास का नाम है गबन, ठीक है ना। ये जो गबन उपन्यास है, इसमें जो है क्या है कि जो महत्वाकांक्षी पत्नी होती है, यानी कि वो चाहती है कि मुझे जो है गहरे मतलब महंगे आभूषण और इस तरह की चीज़ें प्राप्त हों, तो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनका जो पति है वो अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में क्या करता है, कुछ भ्रष्टाचार कर देता है, कुछ गबन कर देता है और फिर पकड़ा जाता है और उसकी वजह से खूब समस्याएं उनको होती हैं। तो इस पर आधारित उपन्यास है गबन, ठीक है ना। नाम भी आपको समझ में आ गया होगा गबन क्यों है। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है कि कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो बताइए इनका सही क्रम कौन सा होगा। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपने पहला और लास्ट उपन्यास कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन विकल्पों में से हम एकदम 1 मिनट में जो है सारे के सारे निकाल सकते हैं। आप देखिए, इनका अंतिम उपन्यास था गोदान, ठीक है। तो वो गोदान सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो जिस विकल्प में गोदान सबसे लास्ट में होगा वही इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अगर गोदान एक से ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी गोदान होता तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पे तो आसान सा दिया गया है, तो ये इसीलिए अब आपके लिए क्वेश्चन रखा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ठीक है। तो कालक्रम सहित याद करना आपको प्रेमचंद, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कुछ जैसे सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, और उसके बाद आता है आपका निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ठीक है। ये उपन्यासों का क्रम मुझे तो याद है, आपको भी याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? देवस्थान रहस्य, प्रेमा, वरदान या फिर देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया ये जो उपन्यास है ये प्रेमचंद का नहीं है, ये भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है, ठीक है ना। प्रेमा वरदान ये उर्दू में पहले ही किसी और नाम से छपा था। देवस्थान रहस्य ये जो था ये असरारे कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, असरारे माविद, असरारे यानी कि असरार ए माविद इस नाम से जो है छपा था। तो ये उर्दू नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देवस्थान रहस्य याद करेंगे तो ठीक है। देहाती दुनिया ये जो उपन्यास है ये प्रेमचंद का नहीं, ये शिव पूजन सहाय जी का है, ठीक है ना। शिव पूजन सहाय जी का है उपन्यास, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ये मिसप्रिंट है, वेतन नहीं बेचन होना चाहिए, ठीक है। और ये पांडेय होना चाहिए था, पांडेय, ठीक। कि निम्नलिखित में से पांडेय बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो उग्र का उपन्यास इनमें से नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, चॉकलेट, माँ या फिर फागुन के 4 दिन। तो पांडेय बेचन शर्मा उग्र प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो ये जो उपन्यास है आपका माँ, ये जो उपन्यास है ये माँ उपन्यास, ये जो लगा हुआ है ये है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है ये, ठीक है। ये इसका सही जवाब है, कौशिक का उपन्यास है माँ, भिखारिणी और संघर्ष ये 3 उपन्यास हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के। बाकी चंद हसीनों के खतूत, चॉकलेट और फागुन के 4 दिन ये उग्र के उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रसाद का नहीं है? कंकाल, तितली, इरावती या फिर वैशाली की नगरवधू। तो जानते होंगे आप लोग, आसान सा क्वेश्चन है ये। वैशाली की नगरवधू ये जो उपन्यास है ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री जो कि ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। यानी कि इतिहास की किसी घटना या फिर किसी जो है माहौल, किसी काल को जो है यानी कि उसको विषय वस्तु बना करके उस पर आधारित उपन्यास लिखना, उसको कहा जाता है ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है।
तो पढ़ेंगे आप लोग, उपन्यास में पढ़ना है आपको कि ऐतिहासिक उपन्यास क्या है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास क्या है, प्रगतिवादी उपन्यास क्या है, सामाजिक यथार्थ का उपन्यास क्या है, आंचलिक उपन्यास क्या है, ये सारे उपन्यास। ठीक है, उपन्यासों के भी प्रकार हैं, जैसे जासूसी उपन्यास, तिलिस्मी अय्यारी के उपन्यास, ठीक है, उपदेशात्मक उपन्यास, ये सारे उपन्यास। ठीक है, तो इसमें जो वैशाली की नगर वधू है ये चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। और उपरोक्त 3 कंकाल, तितली और इरावती, प्रसाद ने 3 ही उपन्यास लिखे हैं और ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। कंकाल, तितली, इरावती बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन का तो मैं अनुमान लेकर के चल रहा हूँ। 3 क्वेश्चन जो है प्रसाद पे आने वाले हैं अकेले, 3 नहीं तो 2 तो आने ही वाले हैं। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण जो है रचनाकार है, चाहे कविता आए, चाहे नाटक आए, उपन्यास आए, कहानी आए, जो आए, लेकिन प्रसाद का पूछा तो जरूर जाएगा। अगला देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि वैशाली की नगर वधू ये जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? शिवपूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री या फिर प्रेमचंद? तो यह है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा लोकप्रिय उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो अप्सरा, ये जो उपन्यास है ना, अप्सरा उपन्यास, ये जो उपन्यास है ये आपके प्रिय निराला जी का जो है उपन्यास है। ठीक है ना, बाकी 3 उपन्यास जो है चतुरसेन शास्त्री जी के हैं। चतुरसेन शास्त्री जी के 1-2 उपन्यास आपने ध्यान रखने हैं, हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षाम। इसके अलावा वैशाली के नगर वधू हम लोग लिख चुके हैं, वहाँ पे वयम रक्षाम भी कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा 1-2 उपन्यास और देख सकते हैं आप। इनका एक और उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध है, क्या, हाँ, सोमनाथ जो है, सोमनाथ है ना। तो सोमनाथ जो घटना हुई थी, महमूद गजनवी जिन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर लूटा था, उस कथा को जो है आधार बनाया गया। ठीक है, तो ये 3-4 उपन्यास आपने चतुरसेन शास्त्री का याद रखना, और वयम रक्षाम और वैशाली की नगर वधू तो गलती से भी मत भूलना। नींद में भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए, वैशाली की नगर वधू, चतुरसेन शास्त्री, ऐसा याद होना चाहिए कम से कम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्लेसुर बकरिहा किसका उपन्यास है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, बिल्लेसुर बकरिहा किसका उपन्यास है? निराला का, गोविंद वल्लभ पंत का, जयशंकर प्रसाद का या फिर शिवपूजन सहाय जी का? तो ये जो उपन्यास है ये है निराला का उपन्यास। ठीक है, निराला के अन्य उपन्यासों पे बात करते हैं, कौन कौन से उपन्यास हैं निराला के। एक तो बिल्लेसुर बकरिहा हम क्वेश्चन के माध्यम से कर ही चुके हैं। ठीक है ना, निराला के अन्य उपन्यास आप देखिए, एक है अप्सरा, जो पीछे एक विकल्प भी हमने बनाया था ना, अप्सरा। एक है अलका, अप्सरा, अलका। एक है निरुपमा, ठीक है। एक है प्रभावती, 4 नाम तो यानी कि लड़कियों के ही नाम है ये। ठीक है, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। एक लिखेंगे आप काले कारनामे, और ये उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है, यानी कि ये पूरा नहीं हो सका था, काले कारनामे। अगला लिखेंगे आप चोटी की पकड़, चोटी की पकड़। ठीक है, चोटी की पकड़। इसके अलावा लिखेंगे आप बिल्लेसुर बकरिहा, हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे उपन्यास जो हैं निराला जी के हैं, आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास नहीं है। हमने अभी पढ़ा, ठीक है, अभी मतलब याद तो नहीं हो पाएगा आपको, निश्चित सी बात है, ठीक है, इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी तो कोई अगर कर पाए तो उपन्यास कौन सा है जो निराला जी का नहीं है? अप्सरा, अलका, चोटी की पकड़ या प्रेम पथ? तो ये प्रेम पथ, ये जो उपन्यास है ये निराला जी का नहीं है। ठीक है ना, और ये सारे उपन्यास आपने पढ़ ही चुके हैं, ये सारे निराला जी के उपन्यास हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जैनेंद्र कुमार का उपन्यास नहीं है। जैनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। ठीक है, तो जैनेंद्र कुमार का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? परख, सुनीता, नदी के द्वीप या अनाम स्वामी? बताओ भाई। हाँ, तो सही जवाब है इसका आपका नदी के द्वीप। ये जो उपन्यास है ऑप्शन नंबर सी, नदी के द्वीप किसका है? अज्ञेय का है। अज्ञेय का नदी का द्वीप एक उपन्यास भी आता है और इसी नाम से इनकी एक कविता भी आती है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन मत करना, तो कविता भी है और उपन्यास भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा हाँ, इससे पहले थोड़ा जैनेंद्र कुमार के अन्य उपन्यास भी देखते हैं, महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। परख, सुनीता, अनाम स्वामी तो आप लिख ही चुके हैं। इसके अलावा एक लिखना है त्यागपत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है त्यागपत्र। इनके उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध भी यही हुआ है। अगला लिख लेंगे आप लोग कल्याणी।
क्लास सुखदा विवर्त व्यतीत ये भी हैं, जयवर्धन, ये एनसीईआरटी में दिए हुए नाम है सारे के सारे। जयवर्धन। एक लिखेंगे आप मुक्तिबोध, मुक्तिबोध कवि नहीं, इनका उपन्यास का नाम है मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध। ऐसा मत सोच लेगा ये कवि उन पर आधारित है, मुक्तिबोध पर आधारित है, ऐसा नहीं है। अगला लिखेंगे आप अनाम स्वामी, तो आप लिख ही चुके हैं, ठीक है। परख सुनीता, त्यागपत्र कल्याणी, सुखदा विवर्त व्यतीत ये भी 3 नाम और हैं, जयवर्धन, मुक्तिबोध और अनंतर अनाम स्वामी, दशार्क, ये सारे नाम हैं जैनेंद्र कुमार के। ये सारे नाम वो वाले हैं लिखा रखे हैं आपको जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो ये ही आपको ज़्यादातर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घृणामयी किसका उपन्यास है? घृणामयी तो किसका उपन्यास है? जैनेंद्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय या फिर विष्णु प्रभाकर। तो घृणामयी किसका उपन्यास है? घृणामयी है आपका इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास, ठीक है ना, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। और याद रखेंगे आप लोग, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में से इलाचंद्र जोशी भी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बहुत यानी कि महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, सॉरी ये अज्ञेय होना चाहिए था, मिसप्रिंट थोड़ा सा ज़्यादा है आज का, उसमें अगली बार से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, कौन सा उपन्यास है जो अज्ञेय का नहीं है? असाध्य वीणा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप या अपने अपने अजनबी। तो कौन सा है जो अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? आपको जो है अज्ञेय भी याद रखना है, उपन्यास भी याद रखना है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। तो असाध्य वीणा ये जो है ये अज्ञेय की रचना जरूर है, लेकिन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। ये किस विधा की रचना है? ये कविता है, लंबी कविता है, ठीक है। बाकी उपन्यास भी है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास है। वैसे नदी के द्वीप भी कविता, इस नाम से कविता भी आती है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, ठीक है, वह हमें आकार देती है। इस तरह से एक व्यक्ति और समाज के बीच संबंध वाली कविता है, ठीक है। संभवतः हमने आपको नई कविता में वो या प्रयोगवाद में वो कविता पढ़ाई भी होगी, ठीक है। तो जिन्होंने वो क्लास देखी है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसने खुद भी अध्ययन किया होगा वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय की डायरी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अजय की डायरी ये भी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है। और इन महाशय का यही उपन्यास आपको याद रखना है। ये जो उपन्यास है ये डॉक्टर देवराज का उपन्यास है, ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। इनका एक ही उपन्यास आपने याद रखना है, अजय की डायरी, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, केवल यही आपको याद रखना है, अजय की डायरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? डॉक्टर देवराज, विष्णु प्रभाकर, जैनेंद्र कुमार या फिर भीष्म साहनी। तो अर्धनारीश्वर ये जो उपन्यास है ये उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का, ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है अर्धनारीश्वर, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इनका यही उपन्यास याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, उदय शंकर भट्ट के कौन से उपन्यास में बरसोवा के मछुआरों की ज़िंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण हुआ है? यानी उदय शंकर भट्ट के कौन से उपन्यास में बरसोवा, जो कि मुंबई के निकट एक बहुत गांव है, तो उसमें जो है मछुआरों की ज़िंदगी का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण, यानी कि मछुआरों की ज़िंदगी पर आधारित वो उपन्यास है। और ये आपको बता दें 2018 का जो LT का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। तो बताओ भाई, जिसने पेपर सॉल्व किया होगा उसको आता होगा। तो ये जो है ना, सागर लहरें और मनुष्य, ये उपन्यास है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ये सारे के सारे उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास हैं। नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, चारों के चारों उन्हीं के हैं। और सागर लहरें और मनुष्य बरसोवा के मछुआरों की ज़िंदगी पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतलाल नागर का तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, मानस का हंस या फिर खंजन नयन। तो जो मानस का हंस उपन्यास है ना, ये वाला, ये उपन्यास है तुलसीदास के जीवन पर आधारित, ठीक है। सारे उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। अमृतलाल नागर के अगर आपको सारे उपन्यास याद करने हैं और कालक्रम सहित याद करने हैं तो आपको जो है शॉर्ट्स में जाइए, शॉर्ट्स में जो है आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। ट्रिक बना रखी है हमने, कुछ की ट्रिक बना रखी है हमने, ठीक है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि शॉर्ट्स एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो वो उतना समय कभी कभी नहीं मिल पाता है,
लेकिन मैंने ये शॉर्ट्स आपके लिए बना रखे हैं आइडिया देने के लिए कि आप भी जो है इस तरह की क्रिएटिविटी को यूज़ करके बड़ी बड़ी रचनाएं, जैसे कि 10-12 रचनाएं किसी की हैं और सारी की सारी याद करनी है, तो ट्रिक बना करके, शॉर्ट ट्रिक बना करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जा करके अमृतलाल नागर के सारे उपन्यास आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास खंजन नयन ये किसकी रचना है? सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमरकांत या फिर अमृतलाल नागर। तो जानते होंगे आप लोग, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। खंजन नयन किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। मानस का हंस तुलसीदास, अमृतलाल नागर खंजन नयन सूरदास पर आधारित है। ठीक है। तो और बाकी सारे उपन्यास तो ट्रिक वहाँ जा करके, शॉर्ट्स में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, सारे के सारे उपन्यास आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास तमस की विषय वस्तु है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा कि तमस किसकी रचना है। ठीक है, सबको आता है। ठीक है। और इस बार आपने तैयार रहना है भाई, थोड़ा सा कठिन पेपर के लिए तैयार रह लेना LT वालों। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन, आसान पेपर आ जाए तो आसान सभी के लिए आएगा। कठिन पेपर आ गया तो उनके लिए कठिन होगा जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जो डेप्थ में पढ़ेगा उसके लिए सब आसान होता है। इसलिए थोड़ा सा गहरा अध्ययन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से याद नहीं करना कि तमस भीष्म साहनी की रचना है और आगे बढ़ गए। तमस किसके बारे में, थोड़ा सा जो 20 उपन्यास होंगे ज़्यादातर पूरे हिंदी साहित्य में, जिनके बारे में आपको थोड़ा 1-2 लाइनें पता होनी चाहिए, किसके बारे में है कम से कम ये पता होनी चाहिए। और मैं कहूँगा 10 से 12 उपन्यास ऐसे हैं जिनके पात्र भी आपको पता होने चाहिए। थोड़ा समरी पता हो 1-1.5 पेज की तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो तमस की विषय वस्तु है भारत विभाजन एवं भयानक सांप्रदायिक दंगे, अनमेल विवाह होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है यार आज, अनमेल विवाह। ठीक है, व्यवस्था का भ्रष्टाचार या फिर स्त्रियों का मनोविज्ञान। तो भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास तमस, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है भारत विभाजन एवं भयानक सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कि कैसे जो है अंग्रेज सरकार ने अपने फायदे के लिए हिंदू और मुस्लिम दंगे करवाए थे, भारत का विभाजन करवाया था, इस पर आधारित जो है 2-3 दिन की कहानी है, ज़्यादा 3-4 दिन की कहानी है, 1 रात और 3 दिन के अन्य की कहानी। उसमें कैसे दंगे भड़कते हैं सुनियोजित तरीके से, ये सारी कहानी आपको मिलती है। कभी समय मिलेगा, जिसने पढ़ा होगा तमस उपन्यास बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो जीवन में जो है कभी भी समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। तमस एक महान उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है ना, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, ये तो हमारी थीम है ही। ठीक है स्लोगन है हमारे चैनल का। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी का नहीं है? झरोखे, कड़ियाँ, जय हिंद की सेना या फिर काले उजले दिन। तो कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी जी का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, काले उजले दिन, ये जो अमरकांत का उपन्यास है। ठीक है ना, अमरकांत, ये अमरकांत जी का उपन्यास है। ठीक है, बाकी सारे जो है भीष्म साहनी के। भीष्म साहनी के भी आपको जो है शॉर्ट्स में जाएंगे, भीष्म साहनी के उपन्यास याद करने की ट्रिक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सारे उपन्यास कालक्रम सहित याद करवाए जाते हैं आपको, तो शॉर्ट्स में जो है जा कर के देख सकते हैं। और आइडिया देने के लिए आप लोग भी जो है अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए और अन्य अन्य सभी के जो है उपन्यास याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास किसका है? भूले बिसरे चित्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट या फिर अमृतलाल नागर। तो भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास है आपके भगवती चरण वर्मा जी का। भगवती चरण वर्मा जी का एक भूले बिसरे चित्र आपने याद रखना है। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन में शायद ये होगा। हाँ ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यासों पर। ठीक है, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? विराटा की पद्मिनी, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर भूले बिसरे चित्र। तो बताइए कौन सा जो है इसका सही उत्तर होगा? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? विराटा की पद्मिनी, ये ऐतिहासिक उपन्यास है और ये इसके उपन्यासकार हैं हमारे बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यासों की जो परंपरा चली थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं उनके 2-3 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो आपके आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, 1-2 नाम और भी आप देख सकते हैं, जैसे बच्चन सिंह जो हैं, उन्होंने बहुत बाद में लिखा। जैसे इनका एक उपन्यास आता है बच्चन सिंह जी का, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सूतो वा सूत पुत्रो वा, एक ये उपन्यास, और दूसरा था पांचाली।
तो नई दृष्टिकोण से जो है महाभारत के कर्ण पर आधारित जो उपन्यास था, सूतोवा सूतपुत्र हुआ, और पांचाली आप लोग जानते हैं द्रौपदी पर आधारित। तो बच्चन सिंह भी एक जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा उपन्यासकार किस प्रकार के उपन्यास किसने लिखे हैं ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको जो है समझना है। ठीक है, याद नहीं करना है, समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। भगवती चरण वर्मा के ये 3 उपन्यास आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। खासकर टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, ये 2 उपन्यास आपने नहीं भूलना है। एक और उपन्यास आप लोग याद रख सकते हैं, सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें। ठीक है ना, ये भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? लगन, गढ़कुंडार, अनामदास का पोथा, या फिर झांसी की रानी। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, HP द्विवेदी जी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। ठीक है ना, बाकी सारे उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के हैं। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यास भी याद रखेंगे आप लोग। 2-3 और नाम लिखाने जाने जरूरी है, इंपॉर्टेंट आदमी है ना, क्योंकि लगन, गढ़कुंडार, झांसी की रानी याद रखेंगे। विराटा की पद्मिनी हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है कचनार। ठीक है ना, कचनार उपन्यास। एक उपन्यास इनका आता है मृगनयनी, मृगनयनी। ठीक है, इसके अलावा 1-2 नाम जैसे महारानी दुर्गावती, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ना, तो ऐतिहासिक व्यक्तियों पर जो है लिखे हुए हैं। महारानी दुर्गावती, ठीक है, ऐसे रामगढ़ की रानी, इसके अलावा माधवजी सिंधिया, इस तरह के नाम जो है इनके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास? अच्छा, किसकी रचना, दोबारा प्रिंट हो गया। तो किसका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है जानते हैं सब लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास देखेंगे कौन कौन से हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा उपन्यास था चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख। ठीक है, अगला उपन्यास लिखेंगे आप पुनर्नवा, पुनर्नवा। एक उपन्यास लिखेंगे आप अनामदास का पोथा, सॉरी पुनर्नवा, हाँ एक और लिखेंगे अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। और बाणभट्ट की आत्मकथा तो है ही। तो पहला ये है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ये चारों के चारों नाम जो है ये कालक्रम सहित आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आज 35 प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 35 ही है हालांकि। ठीक है, तो आगे के उपन्यास यानी कि प्रगतिवादी उपन्यास, उसके अलावा आंचलिक उपन्यास, ठीक है, ये सारे उपन्यास, और इसके अलावा स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास यानी स्वतंत्रता के बाद क्या क्या उपन्यास लिखे गए, जिसमें धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, अन्य बड़े उपन्यासकार हमने, श्रीलाल शुक्ल हो गए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निर्मल वर्मा और मनोहर श्याम जोशी, ये सारे उपन्यासकार हमने जो है कल की क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रगतिवादी उपन्यास आपके रह जाते हैं, और इसके अलावा महिला उपन्यास, दलित उपन्यास। ठीक है, ये कल की क्लास हमने करनी है। तो 2 हिस्सों में बांटता हूँ आपके जो है, स्वतंत्रता से पहले एक दिन पढ़ लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद वाले बाद में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये तो अब कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक तो आप करते ही करते हैं, तो जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक तो नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको लाइक करना चाहिए। ठीक है, वीडियो देखते हैं 2500 लोग, लाइक करते हैं 200 लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग रेशियो बढ़ाइए लाइक का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब को भी प्राप्त को जो है ये भी पता चले कि जो है ये यूट्यूब चैनल अच्छा है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहा है। ये खबर जो है यूट्यूब के ऑफिस तक भी पहुँचनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो बैच की जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं, 22 फरवरी गुरुवार का दिन होगा और नया बैच आपको लोगों के लिए शुरू हो रहा है LT का। ठीक है ना, दून क्लासेस में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर मौजूद। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा चुका है, वहाँ पर आपको मुझे मैसेज करना है या फिर वहाँ आप कॉल कर सकते हैं मैनेजमेंट से। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, और फिलहाल के लिए शुक्रिया आप लोगों का।